हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2021 इतिहास विषय से संबंधित हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे थे। तो हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। तो आज हम 51 से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो 51th क्वेश्चन जो है, राइट जो नहीं है वो पूछा गया है। इमारत और निर्माणकर्ता से संबंधित है। तो आप देख सकते हैं लाल महल का निर्माण बलबन ने किया था, और दरबार महल की बात करें तो होशंग शाह ने, और जहाज महल की बात करें गयासुद्दीन खिलजी ने, और लाल दरवाजा मस्जिद जो है महमूद शाह। ये इसमें रॉन्ग हो जाएगा, यानी ए बी सी इसमें राइट है, डी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। लाल मस्जिद का निर्माण 1450 ईस्वी में जौनपुर के सरकी सुल्तान महमूद शाह सरकी की पत्नी बीबी राजा ने करवाया था, ना कि, अतः विकल्प डी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। छठी शताब्दी ईसा पूर्व का सबसे दक्षिणी महाजनपद कौन था। मोस्ट इंपोर्टेंट, आपको पता है 16 यानी 16 महाजनपद थे, और ये दक्षिण का एकमात्र जनपद पूछा गया है। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी असमक। असमक दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। आप देख सकते हैं छठी शताब्दी ईसा पूर्व का सबसे दक्षिणी महाजनपद असमक महाजनपद था, और असमक महाजनपद गोदावरी आंध्र प्रदेश नदी के तट पर स्थित था। इसकी राजधानी पोत्तन या फिर पोट्टिल है। उल्लेखनीय है कि लोक सेवा आयोग ने उत्तर डी माना है, जो कि सत्य नहीं है। तो डी इस पे बिल्कुल यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि असमक ही दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। तो आप इसी को सी को राइट मानेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। जो भी इस देश की जनता की भलाई का काम करता है, वह चाहे मुसलमान हो या अंग्रेज, विदेशी नहीं है। 1916 में यह घोषणा किसने की थी। तो इम्पोर्टेंट कोटेशन है। तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। उग्रवादी विचारधारा से समर्थक हैं, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं सन 1916 ईस्वी में होम रूल लीग आंदोलन में होम रूल की मांग को धर्मनिरपेक्षता पर आधारित बताते हुए बाल गंगाधर तिलक ने कहा है कि जो भी इस देश की जनता की भलाई का काम करता है, वह चाहे मुसलमान हो या फिर अंग्रेज, विदेशी नहीं है। इस परायपन का धर्म या व्यवसाय से कोई रिश्ता नहीं है। यह सीधे सादे हितों से जुड़ा प्रश्न है। ये तिलक का मानना था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने महमूद गजनवी के विरुद्ध भारतीय राजाओं का एक संघ बनाया था। तो राजा थे आपके त्रिलोचन पाल। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। पश्चिमोत्तर भारत में शाही राजवंश के शासक जयपाल पर महमूद गजनवी ने 1001 यानी 1001 ईस्वी में आक्रमण किया था, और तत्पश्चात 1009 ईस्वी में आनंदपाल के समय महमूद गजनवी ने आक्रमण किया, और आनंदपाल ने पड़ोसी राजाओं के सहयोग से महमूद गजनवी से युद्ध किया, परंतु पराजित हुआ, और पुनः 1018 यानी 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी ने शाही राजवंश पर आक्रमण किया, और इस समय शासक आनंदपाल का पुत्र त्रिलोचन पाल था। त्रिलोचन पाल ने भारतीय राजाओं का एक संघ बनाया था, जिसे महमूद गजनवी ने पराजित कर दिया था। तो इसका राइट आंसर आपका त्रिलोचन पाल होगा, यानी डी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। प्लीज़ उससे पहले आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। मुगल बादशाह जहांगीर के समय आगरा स्थित डच फैक्ट्री का प्रमुख कौन था। तो मुगल बादशाह जहांगीर के समय की बात कर रहा है, तो आगरा स्थित जो डच फैक्ट्री का प्रमुख था वो था फ्रांसिस्को पेलसर्ट। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं मुगल बादशाह जहांगीर के समय आगरा स्थित डच फैक्ट्री का जो प्रमुख फ्रांसिस्को पेलसर्ट था। पेलसर्ट आगरा में डच टकसाल का अध्यक्ष भी था। उसने अपनी पुस्तक रेमांस टेंट्री, ठीक है, रेमांस ट्रेनिटी में बयाना के नील उत्पादन का अत्यंत विस्तार से वर्णन किया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। बुद्ध के परिनिर्वाण की तिथि 483 ईसा पूर्व किस आधार पर निर्धारित की गई है।
तो बुद्ध की जो परिनिर्वाण की तिथि है 483, उसका आधार है आपका कैंटन रिकॉर्ड। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन, यूनिक क्वेश्चन है। यानी चीन के कैंटन लेख रिकॉर्ड के आधार पर विद्वान गौतम बुद्ध के परिनिर्वाण की तिथि 483 ईसा पूर्व के आसपास निर्धारित करते हैं, और इसके आधार पर गौतम बुद्ध के जन्म की तिथि 567 से 566 के ईस्वी पूर्व निर्धारित किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित राष्ट्रकूट शासकों में से किसने जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय को उदारतापूर्वक संरक्षण दिया था? तो किसके द्वारा दिया गया था? वो हो जाएगा डी, यानी अमोघ वर्ष के द्वारा। बहुत शक्तिशाली शासक था, ये इंपॉर्टेंट है, अमोघ वर्ष। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष 814 से 878 ईस्वी ने जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय को उदारतापूर्वक संरक्षण प्रदान किया। उसके राज्यसभा में प्रसिद्ध जैन विद्वान जिनसेन रहते थे, जिन्होंने आदि पुराण की रचना की, और अमोघवर्ष धार्मिक प्रकृति का एवं विद्या तथा कला का उदार संरक्षक था। उसने कवि राजमार्ग नामक कन्नड़ भाषा में एक काव्य ग्रंथ की रचना की थी, और जैन मतावलंबी होने के बाद भी अमोघवर्ष हिंदू देवी देवताओं का सम्मान करता था। वह महालक्ष्मी का अनन्य भक्त था, और उसके सिक्कों पर महालक्ष्मी के जो है सब दो उसके सिक्के भी पाए गए हैं, यानी साक्ष्य भी मिले हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, शेषासुरी के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? तो यहाँ पे शेषासुरी के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, वहाँ पे राइट पूछा गया है। तो देखते हैं, कन्नौज के युद्ध के पश्चात वह भारत का शासक बना। बिल्कुल राइट स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि शेषासुरी कन्नौज के युद्ध के बाद ही भारत का शासक बना था। कन्नौज का युद्ध यानी विलग्राम का युद्ध कब हुआ था? वो हुआ था 1540 में, 1540 ईस्वी में। और अगला स्टेटमेंट है, उसने बंगाल के गवर्नर के पद को समाप्त कर 47 सरकारों में व्यक्त कर दिया, जो सीधे उसके नियंत्रण में थे। तो दूसरा भी यहाँ पे राइट हो जाएगा, यानी दोनों स्टेटमेंट राइट हैं, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक और दो दोनों राइट हो जाएंगे। आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। 17 मई 1540 ईस्वी को कन्नौज या फिर विलग्राम के युद्ध में शेषा ने मुगल शासक हुमायूं को पराजित कर भारत का शासक बना, और शेषा ने बंगाल की दूरस्थ भौगोलिक स्थिति को देखते हुए 47 सरकारों में विभाजित किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित सिख गुरुओं के कार्यकाल पर विचार कीजिए तथा उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो निम्नलिखित सिख गुरुओं का क्रम बताना है आपको, तो देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सबसे पहले गुरु अंगद जो दूसरे सिख गुरु थे, उसके बाद अमरदास आ जाएंगे तो तीसरे सिख गुरु थे, उसके बाद चौथे गुरु आ जाएंगे गुरु अमरदास रामदास थे, और अंत में पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव माने जाते हैं। ठीक है, आप इसी क्रम में याद रखेंगे। पहले गुरु गुरु अंगद, इनका क्रम दूसरा था, उसके बाद अमरदास तीसरे गुरु थे, रामदास चौथे गुरु थे, और अर्जुन देव पांचवें गुरु थे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय स्वतंत्रता बिल को ब्रिटेन में शाही सहमति कब प्राप्त हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो भारतीय स्वतंत्रता बिल को ब्रिटेन में शाही सहमति जो प्राप्त हुई थी, वो हुई थी 18 जुलाई 1947 को। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं। भारतीय स्वतंत्रता बिल को ब्रिटेन में शाही सहमति 18 जुलाई 1947 को पास हुई थी, और इस अधिनियम के अनुसार 15 अगस्त 1947 से भारत दो स्वतंत्र प्रदेशों भारत एवं पाकिस्तान में बांट दिया गया, और उल्लेखनीय है कि 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटेन के संसद में प्रस्तुत किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ अभिलेख और उनसे संबंधित तर्क दिए गए हैं, और इसमें कौन राइट नहीं है वो पूछा गया है। तो 61 का आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी उदयगिरी शिलालेख बिल्कुल सामंत सनकानिक से संबंधित होगा। यह सांची शिलालेख का संबंध सामंत आम्रकारदेव से संबंधित हो जाएगा, और उदयगिरी गुफा लेख जो है मंत्री बीरसेन साहब से है।
और डी वाला बिलसद अभिलेख जो है सामंत चीरदत्त से संबंधित नहीं है, इसीलिए डी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। बिलसद उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है। यहाँ से गुप्त शासक कुमार गुप्त का प्रथम अभिलेख जो है प्राप्त हुआ है और इस अभिलेख में ध्रुव शर्मा नामक एक ब्राह्मण द्वारा भगवान कार्तिकेय का मंदिर बनवाए जाने का वर्णन मिलता है। और शेष विकल्प यहाँ पे राइट हो जाएंगे। ये अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में लिखवाए गए थे और आम्रकारदऊ चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रधान सेनापति थे, जबकि मंत्री जो है वीरसेन साव एवं सामंत जो है सनकानिक क्रमशः प्रधान सचिव एवं पूर्वी मालवा के राज्यपाल थे। अगला क्वेश्चन हमारा, पेशवा ने पतदाम नामक कर किस पर लगवाया था? तो पेशवा ने पतदाम जो नामक कर लगाया था वो लगाया था विधवा पुनर्विवाह पे। ठीक है, विडो रीमैरिज पे, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं मराठा साम्राज्य में पेशवाओं के काल में विधवा पुनर्विवाह पर पतदाम नामक कर लगाया जाता था और मराठा साम्राज्य में वसूला जाने वाले प्रमुख कर चौथ एवं सरदेशमुखी कहलाते थे और इस काल में भू राजस्व जो है 2/5 भाग अर्थात 40% वसूला जाता था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रस्तुत निशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा संबंध बिल जो है किसके प्रभाव के कारण अस्वीकृत कर दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जॉर्ज क्लार्क के द्वारा। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में बिल प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, यह किसके लिए था? यह था एक प्राथमिक शिक्षा के लिए। आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा 18 मार्च 1910 ईस्वी को इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया गया। इसके पश्चात 1911 ईस्वी में भी इसी तरह का विधेयक प्रस्तुत किया, परंतु जॉर्ज क्लार्क एवं अन्य अंग्रेज एवं जमींदारों के प्रभाव के कारण यह विधेयक खारिज हो गया और मदन मोहन मालवीय एवं जिन्ना ने इस विधेयक का प्रस्ताव पाठ किया था। ठीक है, प्रस्ताव पढ़ लिया था यानी रीड किया था और उल्लेखनीय है कि सर्वप्रथम 1906 ईस्वी में बड़ौदा की रियासत ने अपने यहाँ अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा आरंभ किया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, प्राचीन भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में कंचुकी नामक पद का प्रयोग होता था। तो प्राचीन भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में जो कंचुकी नामक जो पद का प्रयोग होता था वो होता था अंतःपुर के प्रभारी के लिए। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं प्राचीन भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में कंचुकी चालुक्य शासनकाल में अंतःपुर का जो प्रभारी होता था उसके लिए प्रयोग किया जाता था और यह पदाधिकारी शासक की गृहस्थ जीवन का प्रबंधन करता था। तो आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, मुगल सैन्य व्यवस्था में दाखिली कौन थे? तो मुगल सैन्य व्यवस्था की बात करें उसमें जो दाखिली थे उन्हें कहा जाता था आपका पूरक सिपाही। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं मुगल सैन्य व्यवस्था में दाखिली सैनिक पूरक सिपाही थे जिनकी नियुक्ति बादशाह की तरफ से की जाती थी। यद्यपि इनको मनसबदारों की सेवा में रखा जाता था, अहदी सैनिक बादशाह के सैनिक होते थे। इनको वेतन व साजो सामान राज्य की ओर से मिलता था और यह बादशाह के अंगरक्षक भी होते थे और सैनिक अधिकारियों में सर्वाधिक प्रतिष्ठित पद खान ए जमान का माना जाता था। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बाकी इसमें 80 क्वेश्चन दिए गए हैं तो हमारे कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, इसमें कल की क्लास में करेंगे। प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।